तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है। तो क्या जानना चाहते हैं सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रो ऐप क्या है और ग्रो ऐप में हम इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया हूँ और मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो पहले तो मैं इसके बारे में जानना पहली चीज तो ये जानिए कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में कई पिलर्स होते हैं। कई पिलर्स इन द सेंस ये होता है कि सबसे पहले तो एनएससी बीएससी होता है जो इंडेक्स जो मार्केट होता है। अपने देश में दो मार्केट हैं, एनएससी है और बीएससी है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप ऐसा करो कि अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। हाँ, मैं क्योंकि बच्चे का आवाज आता है ना। जब पूछना होगा तब आप वेट करना। श्योर श्योर श्योर। तो दो होता है कि एक बीएससी होता है, एक एनएससी होता है। बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बोले तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी पर लगभग 6000 कंपनियां लिस्टेड है और एनएससी पर लगभग 1600-1700 कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है। तो हम जब भी स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं, डायरेक्ट हम इंडेक्स में नहीं खरीद पाते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमको एक पाथ दिया गया, एक रास्ता दिया गया है। वो रास्ता होता है ब्रोकर का। तो हमें क्या होता है कि हमें किसी ब्रोकर के पास जाकर के अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो ब्रोकर क्या करता है कि उसका दो तरह के अकाउंट खुलता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, एक डीमेट अकाउंट खुलता है। डीमेट अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट के अंडर में होता है, जहां पर हमारे शेयर रखे होते हैं। ठीक है ना। और ट्रेडिंग ट्रेडिंग ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम स्टॉक खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो डीमेट में चला जाता है। जैसे होता है ना कि किसी बैंक में जाते हैं तो एक जो कैशियर होता है, कैशियर अपने पास पैसा रखे रहता है। हम जाते हैं, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। लेकिन यदि शाम हो जाती है तो क्या करता है, उस पूरे पैसे को अपने चेस्ट में ले जाकर रख देता है। तो चेस्ट जो है एक तरह से डीमेट अकाउंट है जो कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास होता है। ठीक है ना। और शेयर जो होता है स्टॉक मार्केट के पास होता है जो कि बीएससी और एनएससी है। तो ब्रोकर हमको रास्ता देता है। ब्रोकर कौन कौन से, अपने देश में कम से कम हजारों ब्रोकर हैं। जो मुख्य रूप से जो बड़े ब्रोकर्स हैं, आपका एचडीएफसी है, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा का है, आईसीआईसी सिक्योरिटी का है, एंजल ब्रोकिंग है, सीरम इंसाइट है, इंडिया इन्फोलाइन है, जीरोधा है, ग्रो है, स्टॉक अप स्टॉक है। ये तमाम तरह के ब्रोकर्स जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म दे रखे हैं आपको, हमको ट्रेडिंग के लिए। ग्रो भी उन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक है। इसमें क्या हुआ कि पिछले 2-3 साल पहले ये पहले ये सब बिजनेस तो ऑफलाइन टाइप का बिजनेस था। ऑफलाइन इन द सेंस क्या होता था कि शहर में जगह जगह तो उनके फ्रेंचाइजी खुला करते थे। लोग फ्रेंचाइजी लेते थे, ट्रेडिंग करवाते थे, इन्वेस्टमेंट कराते थे। इन्होंने क्या किया कि जीरोधा जैसे ही है, जीरोधा ने क्या किया कि डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट किया। वो बैंगलोर में अपना ऑफिस खोल लिया। पूरे भारत में कहा कि हम आपको ऑनलाइन सुविधा देंगे। कोई हमारा ऑफिस बैंगलोर छोड़ करके या मुंबई छोड़ करके अन्य शहर में नहीं होगा। सुविधा बहुत बढ़िया है, 4G है, जियो का मोबाइल है, एयरटेल का मोबाइल है, कहीं से आप अकाउंट खोल। तो अकाउंट खुल गया। उसी की देखा देखी ग्रो ने भी किया, आप स्टॉक ने भी किया, अब एंजल ब्रोकिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म है। तो एक चीज आपका प्रश्न था कि ग्रो क्या है, तो ग्रो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। हाँ बिल्कुल। तो ग्रो क्लियर हो गया। अब मुझे ग्रो में जो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। हाँ। तो म्यूचुअल फंड में जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा जैसे बेटर देन एफडी एंड एसआईपी, कई सारे ऑप्शंस थे वहां पे। तो मुझे एसआईपी के बारे में जानना है कि एसआईपी क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है। आप म्यूचुअल फंड जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड को भी हम उतनी क्लियर तरह से नहीं जानते हैं, नाम सुना है क्या नाम बट सुना है? उसको क्या नाम? म्यूचुअल फंड मतलब आप कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो हम्म। और क्लियरली नहीं है, मतलब उतना मुझे पता नहीं है बट सुना ही मैं है, बताता सुना तक। मैं बताता हूँ।
मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम अपने पसंद के शेयर चुनते हैं। हम पैसे लेके जाते हैं, हमको शेयर खरीदने पड़ते हैं, शेयर चुनने पड़ते हैं। हमको जो भी पसंद है कंपनी, हम उसके शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि डायरेक्ट शेयर खरीदने में रिस्क होता है, जानकारी होनी चाहिए, कब मार्केट में एंट्री करे, कब मार्केट में एग्जिट करे, उसकी नॉलेज होना चाहिए। कंपनियों के अंदर ढेर सारे इश्यूज होते हैं, हमें इश्यू की परख होनी चाहिए। तो होता क्या है कि डायरेक्ट में ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। आप देखोगे ज्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80-90% लोग नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो उनको अनुभव होता है, न नॉलेज होता है, कब मार्केट में एंट्री करे, कब एग्जिट करे, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, जिसके वजह से नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में एक बीच में बिचौलिया होता है। वो बिचौलिया क्या करता है कि वो कहता है कि देखिए हमारे पास समय है, मैं 24 आवर उसी का काम करूंगा, पहला काम। दूसरा, मैं इसी की पढ़ाई करूंगा, यानी मेरे जो बंदे होंगे तो इसी की पढ़ाई की होंगे, तो उनको नॉलेज की वो चीजें होंगी। आप हमें पैसा दो, किस शेयर में कहाँ पैसा कितना लगाना है, कब लगाना है, उसका निर्णय मैं करूं। ठीक है ना? बदले में जो आप हमें पैसा दोगे, हमारा उसका एक चार्ज होगा। उस चार्ज को काट करके जो फायदा नुकसान होगा हम आपको वापस कर देंगे। तो ये जो हो गया, ये इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में दो तीन होते हैं। एक होता है सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो होता है वो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन LIC की स्थिति क्या होती है कि आपके पीछे तमाम आपके रिश्तेदार दो तीन लोग जानने वाले होंगे जो LIC एजेंट होंगे, आपके पीछे जरूर पड़े होंगे कि बाबू के नाम पे करा लीजिए, बेटे के नाम पे करा लीजिए। और बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग हैं। आपने किया भी होगा, सभी लोग कर देते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती। होता क्या है कि ये जो LIC एजेंट होते हैं, उनको 30 से 40% कमीशन मिलता है। जैसे आप 10,000 रुपया प्रीमियम पे करते हो ना, तो 10,000 में से उनको 3-4 हजार रुपया कमीशन चला जाता है। 3-4 हजार। आप उसी LIC एजेंट से जो किया उनसे पूछिएगा, पूछिएगा नहीं, एक फोन करिएगा, कल फोन करके पूछेगा कि भाई हमको एक और LIC कराना है, लेकिन हमको कमीशन चाहिए। आप देखना 10,000 प्रीमियम में से 2,500 रुपया आपके जेब में रख देगा। वो जो 2,500 रुपया जेब में रखता है आपके, वो अपने जेब से नहीं रखता, वो क्या कहते हैं, अपने जेब से नहीं रखता है, वो आपका जो पैसा होता है, जो उसको कमीशन मिलना होता है, उसी में से वापस कर देता है। और जो अगले साल आप प्रीमियम पे करते हो, उसका भी 7% हो जाता है। यानी जब तक आप प्रीमियम पे करते हो, 700 10,000 रुपये में 700 रुपये हर साल आप उसको देते हो। क्लियर हो गया ना? क्लियर म्यूचुअल क्लियर फंड में क्या होता है, क्लियर। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड का फंड चार्जेस वगैरह होता है, ये मुश्किल से 2% होता है या 2.5% होता है। यानी आप 10,000 रुपया पे करते हो, तो 10,000 में से मुश्किल से उसको 20-25 रुपया कमीशन मिलता है। अरे सॉरी, 200 रुपये मिलता है 10,000 से। तो हमें ये बताइए कि एक जगह 4,000-5,000 रुपये मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है 200-300 रुपया। तो जब मुझको एजेंट के रूप में काम करना होगा, तो मैं म्यूचुअल फंड का काम करूंगा कि LIC का काम करूंगा? LIC का काम करूंगा, क्योंकि हमको कमीशन ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है। इसलिए आपको LIC वाले ज्यादा मिलते हैं, म्यूचुअल फंड वाले नहीं मिलते हैं। और डे नहीं बाय मिलते। डे म्यूचुअल फंड में कमीशन की कमी होती जा रही है। सेबी जो है इतना इस पे चाप चढ़ाया हुआ है कि लगातार कुछ ना कुछ कमी होती जा रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड का काम करना आज की डेट में फायदे का काम नहीं रहा है, बहुत कम लोग इसलिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको खोज के जाना पड़ता है जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो बिचौलिया है। ये जो होता है एक ट्रस्ट होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो क्या करता है, सेबी के पास एक सिक्योरिटी मनी रखता है, कुछ होगा अमाउंट, वो ट्रस्ट बनाता है, सिक्योरिटी मनी रखता है, फिर फंड मैनेजर नियुक्त करता है। एक तरह से सिस्टम है, पूरा 4-5 लोगों का मिला करके बनता है। और अपने देश में लगभग 40 कंपनियां आज की डेट में म्यूचुअल फंड है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? सबसे ऊपर HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, निप्पन म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, कोटक म्यूचुअल फंड, केनरा रेवेको म्यूचुअल फंड,
ITI म्यूचुअल फंड, इस तरह से 35-40 अपने यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये क्लियर। म्यूचुअल फंड है। अब आप बात करते हैं कि आपने पूछा कि SIP क्या होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे आप LIC में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं आप बता जाते हैं कि आपको 10 साल 12 साल प्रीमियम पे करना है, और यदि आपने अगले साल प्रीमियम नहीं पे किया तो आपका पैसा भी जय श्री राम वो डूब जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार बनाया जाता है प्लान। आप जैसे चाहे वैसे इन्वेस्टमेंट करें। आपको लगता है कि हमको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, एक बार पैसा लगाइए। आपको लगता है कि आज पैसा लगाए, जब हमारे पास पैसा हो तब, जब मैं बचत करूं तब लगाऊं, आपको वो भी स्वागत है, ठीक है। अच्छा। आपका मन करता है कि हम सिर्फ 2 साल के लिए पैसा डालें, अगले साल ना पैसा डालें, आपका इच्छा है। आपको लगता है कि हमने 20,000 रुपया पे किया है और हमको 20,000 में से 10,000 रुपया निकालने, बाकी उसमें छोड़ दे, आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके अनुसार डिजाइन है। उन्हीं में से एक तरीका होता है SIP का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप क्या करते हैं कि बैंक को एक फॉर्म आता है, अब फॉर्म भर के बैंक को दे देते हैं। बैंक को नहीं देते हैं बल्कि म्यूचुअल फंड को देते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि 2,000-3,000 रुपए जो भी आप डिसाइड करें, चाहे मिनिमम 500 रुपया मान के चलिए, 500 से लेकर के ऊपर जितना चाहे उतना जा सकते हैं। तो आपने क्या किया कि 500 रुपए का एक फॉर्म भरा, OTM जिसको कहा जाता है, म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि बैंक के पास जाकर के ये अप्रूव कर देता है। बैंक के पास जाकर कहता है कि देखिए ये संजीव जी है, हमको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए कहे हुए हैं, ये तारीख दिए हुए हैं 5 तारीख हर जब, तो वो कहेगा, बैंक कहेगा ओके, हम 5 तारीख को इनके अकाउंट से 500 रुपये निकाल करके हम आपको दे देंगे। तो हर 5 तारीख को म्यूचुअल फंड बैंक में जाएगा। आपको बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक में जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि यदि आपके खाते में 500 रुपया है तो 500 रुपया उसके म्यूचुअल फंड के हक में रिलीज कर देगा। यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या होगा, वो आपका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन बैंक का कुछ चार्ज होता है, यदि आपका ECS डिफॉल्ट होता है, आपका चेक बाउंस होता है, कुछ उसके चार्ज होते हैं, तो वो कुछ चार्ज जरूर काटेगा। चलिए मान लीजिए 500 रुपया नहीं कटा, अगले महीने फिर 5 तारीख को वो हिट करेगा। तो अगले महीने की जब 5 तारीख को हिट करेगा तो ऐसा नहीं है कि अब इस महीने 1,000 रुपये लेके जाएगा, इस महीने 500 रुपये लेके जाएगा। आपको जो पिछला 500 लैप्स हो गया वो गया का। अच्छा। तो ये ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, सफलता के लिए 2-3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एक सतत की जाने वाली प्रक्रिया है, यानी इन्वेस्टमेंट लगातार किया जाता है, नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज कि अनुशासन के साथ किया जाता है। तीसरी चीज कि धैर्य होना चाहिए। चौथी चीज की समय देना चाहिए। ये SIP में ये सारी चीजें अपने आप इनबिल्ट हो जाता है। वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी सेटिंग होती है ना, उसकी सेटिंग इतनी खूबसूरत होती है कि SIP में आप पैसा लगाते हैं तो आपको नुकसान की आशंका बहुत ही कम होती है, फायदे की संभावना बहुत ही अधिक होती है। पॉइंट क्लियर है? अब अगला आपका प्रश्न क्या है? क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न ये होगा हमारा कि SIP में जैसा कि मैंने देखा और मैंने थोड़ा सा लर्न किया कि इसमें कुछ ऑटो पे का जो आप बता रहे हो कि नहीं, ऑटो पे वगैरह का भी है कि हर मंथ आपके बैंक से जो है कि आप पैसे काट लिए जाएंगे। हाँ बट मेरा कंसर्न ये है कि मैंने SIP ओपन कर लिया 1,000 रुपए से। हाँ तो अभी आपने पीछे जैसे बताया मैं क्लियर हूँ, बट मैं अपने साइड से एक बार और क्लियर होना चाहता हूँ कि मैंने 1,000 रुपए से SIP ओपन कर ली। हाँ। तो ये SIP मुझे हर महीने भरना होगा या फिर मैं चाहूँ कि यार चलो अब मैंने 1,000 रुपए से कर लिया, एक काम करता हूँ मैं सिर्फ 4 महीने तक करता हूँ, 4 महीने में का 4,000 रुपया जो भी है SIP में डाल के अब मैं रुक जाता हूँ, वहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ। तो जब आप SIP का तो फॉर्म, आगे फिर वो अब मैं सुन लीजिए, हम्म। जब आप SIP का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, आपको चुनना पड़ता है कि आप कितने महीने स्टार्ट करना चाहते तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है बाबा जी, कि हैं। मतलब हम मिनिमम SIP। आपका मिनिमम 5,000 रुपया होना चाहिए। अच्छा। यानी 500 रुपए के मिनिमम। आप शुरू करते हैं तो 10 महीने,
1000 शुरू करते तो 5 महीना, कई कंपनियों की शर्त होती है मिनिमम 5000 रुपया होना चाहिए। लेकिन देखिए ये होना चाहिए, अनिवार्य नहीं, आप कल भी बंद कर, अच्छा 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 अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे म्यूचुअल फंड वाला एक बार भी नहीं पूछेगा कि क्यों पैसा निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, आप निकाल लीजिए। अच्छा, एसआईपी में मामा जी जब हम एसआईपी लेते हैं, ओपन करते हैं, तो हम ये किसके थ्रू करते हैं? एसआईपी में भी हम किसी का मतलब कोई कंपनीज होती हैं कि क्या होता है, मतलब हम? आप जब ग्रो ऐप के थ्रू जाते हैं, हाँ जैसे हाँ। आप LIC लेने जाते हैं, आप तो हम्म, LIC लेते हैं तो क्या सीधे डायरेक्ट LIC में जाते हैं कि एजेंट के पास जाते हैं? एजेंट के पास जाते हैं ना। एजेंट के पास उसी तरह से जो ग्रो है, ग्रो ऐप है, या मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप इस्तेमाल करता हूँ, तो एंजल ब्रोकर है, वो क्या करता है कि उसने जो है म्यूचुअल फंड में अपना एजेंसी ले रखा है, तो आप उसके थ्रू खोलते हैं, तो इसमें कोई संदेह, कोई डर भय नहीं है, बहुत अच्छा होता है। वो आपका पैसा वही जाएगा, डायरेक्ट वही पैसा। और एसआईपी में मतलब एसआईपी के मतलब वो क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है एसआईपी में अगर हम अपना? निगेटिव पॉइंट यही है कि थोड़ा बहुत मार्केट के बेस पर होता है, ये घटता बढ़ता रहता है, पहली कमी है, पहली कमी है। इसको फायदा छोड़ करके कुछ नहीं है, नुकसान की आशंका यही है कि नुकसान बहुत ही कम है। यदि आप समय लंबा देते हैं, 4 साल मिनिमम 5 साल, तो इसमें नुकसान की आशंका बहुत ही कम है, सिवाय फायदा छोड़ करके कुछ नहीं है। यदि आप SIP करेंगे ना, 5वें-6ठे महीने बाद आपको एहसास होगा कि पहले मैंने क्यों नहीं किया। इतना खूबसूरत सिस्टम होता है, इतना खूबसूरत डिजाइन होता है। आप पैसा अपने FD में डालते हैं, पैसा बैंक में रखते हैं, तो वहां पर जो ROI होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मुश्किल से 7% होता है। तो यहाँ पर जो आपको 5 साल में गिरी हालत में रिटर्न मिलता है, 12-13% मिलता है। तो आप एक तरफ FD से ज्यादा रिटर्न लेके आते हैं, और आपका पैसा सीधे सीधे बिजनेस में इस्तेमाल होता है, यानी बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं उसमें इस्तेमाल होता है। रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, ICICI, HCL, इस टाइप की कंपनियों में होता है, जिनका बिजनेस लगातार ग्रो अच्छा। होता है। तो इसमें मेरे विचार से नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान सिर्फ यही होता है कि मार्केट वोलेटाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इस समय मार्केट अपने चरम स्तर पर, अपनी ऊंचाई पर है, और इस समय जैसे किसी ने 5 साल पहले मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया होगा, और आज की डेट में 2 लाख रुपया वैल्यू हो गई, तो ये जरूरी, ये 2 लाख रुपया स्थिर नहीं होगा, ये परिवर्तनशील होगा। कल मालूम चलता है कि मार्केट नीचे गिर गया, तो ये जो 2 लाख रुपया वो घट के हो सकता है 1,80,000 हो जाए, हो सकता है 1,50,000 हो जाए। तो ये वोलेटाइल होता हाँ, है, घटता बढ़ता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है, और अच्छाई इतनी है कि जितने गिनती करेंगे तो कम हो जाए। नहीं फिर यहाँ तक तो मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ। हम्म, वो भी बिल्कुल आपके सुनने के बाद मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ कि मैंने जो थिंग्स किए थे एसआईपी को लेकर या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो काफी हद तक मैं सही हूँ। और जहाँ तक आपने बताया चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अ, और अच्छा, एक चीज और मामा जी, हालांकि जब मैंने एसआईपी की और म्यूचुअल फंड की बात करी, तो मैं थोड़ा सा स्टॉक के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। जो जैसा कि मैंने जब ऐप ओपन किया तो वहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे फ्रंट लाइन में दिखे, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड। तो गोल्ड को तो खैर वो उसको मैं साइड ही करता हूँ। स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बताइए, स्टॉक क्या है? जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमारे बिना पर दूसरा स्टॉक खरीदता है डायरेक्ट। जब हम मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो हम स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक मतलब से आशय होता है कि शेयर, जो अपने देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं उसमें हिस्सेदारी खरीदना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको ये लगता है कि मारुति का शोरूम आज की डेट में फायदेमंद है, खरीद खोलना चाहिए, लेकिन मारुति का शोरूम खोलने के लिए आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, करोड़ों रुपया चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। आप मारुति का शोरूम नहीं खोल सकते, महिंद्रा का आप शोरूम नहीं खोल सकते। इवन यहां तक कि आप लक्ष्य साबुन की भी यदि आप एजेंसी लेने जाए तो लाखों रुपया देना पड़ेगा, बिल्कुल। देना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप HCL का एक कंप्यूटर खरीदने जाए तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा।
वो कंपनियां बिजनेस ग्रो कर रही, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से पैसे लगा करके मारुति का शेयर खरीदते हैं, और मारुति का शेयर खरीदते जैसे जैसे मारुति का बिजनेस बड़ा होता है, हमारे उस पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई आपने दुकान खोल रखा है कहीं किसी चौराहे पर, और हर महीने की उसकी बिक्री हो रही है 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख रुपए की बिक्री हो रही है, और आपके दुकान में जो सामान है मान चलता है कि आपने शुरुआत किया था 4 लाख रुपया लगा, 4 लाख रुपया लगा करके शुरुआत, और हर साल आप हर महीने आप 15-20 रुपया कमा रहे हैं, और मैं आपके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, 50,000 रुपया ये ले लीजिए, और आपकी दुकान का जो टोटल कीमत है वो हमसे ले लीजिए, हमको दुकान दे दीजिए। क्या आप दे देंगे? क्यों? क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे ना सर। क्यों क्यों क्यों? या देंगे तो कितने में देंगे? अब नहीं, जब हम हम देंगे ही नहीं। हाँ। अब हम वहां पर देने जाएंगे, मान लेते हैं बेचने बेचने का इरादा कर लिए, हम जब बेचने जाते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि अब सोचते हैं कि इस दुकान से अगले 5 साल 6 साल हम कितना पैसा कमा सकते हैं, हाँ, तो हम पूरे कमाई का अनुमान लगा के हम दुकान की कीमत तय करते हैं। कीमत तय करते हैं। तो तो आपने मालूम चलता है कि 2 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया था, और आज अब बेच रहे हैं 20 लाख रुपए में। बेचेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए बेचे, तो आपका पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो शेयर वही होता है। मारुति का जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, मारुति का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि छोटे से पैसे में हम उस कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी ले लेते हैं, 2 शेयर का, 3 शेयर का, 4 शेयर का, 5 शेयर का, जितना पैसा है उतना। दुकान आप छोटा सा किराना स्टोर खोलने जाइए तो 10-12 लाख रुपया खर्च होता है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप शेयर खरीदने जाइए तो 22-23 रुपए का एक शेयर आता है, एक शेयर आता है। 2,000 रुपए का आपने एक शेयर ले लिया। उसी में आईटीसी का 200 रुपए का शेयर आता है, आपने एक आईटीसी का शेयर ले लिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से आपका अन्य अन्य प्रोडक्शन, मैगी नेस्ले का है, नेस्ले का शेयर 16,000 रुपए का आता है, 16,000 रुपए का हम शेयर ले लिया। तो हम डायरेक्ट स्टॉक से कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो जो बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, जो बिजनेस अच्छा है, उस बिजनेस का शेयर खरीदिए। स्टॉक मार्केट जो होता है 100% बिजनेस है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर लोग इसको जुआ समझते हैं, लोग जुआ इसको समझते हैं। हाँ। रातों रात अमीर बनने का साधन बना लेते हैं, जो कि धोखा हो जाता है। 99% लोग नुकसान उठा लेते हैं। ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेस देखिए इतना खूबसूरत बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप बता रहे हो कि फ्लिपकार्ट पर काम करते हो, फ्लिपकार्ट से हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, अब उसका देखिए जिम्मा क्या 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 स्थिति, कैसे कैसे स्थिति होती है। फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा उदाहरण हटा देते हैं क्योंकि प्रोफेशनल है, नॉर्मल हम जाते हैं कि कोई कपड़े का शोरूम खुला हुआ है, हम वहां पर कपड़े की सप्लाई कर रहे हैं, वो कहता है कि भैया अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, अब अगले महीने आएगा, अगले महीने फिर हम जाते हैं, फिर पैसा नहीं देता है, यानी हमें उससे तगादा करना पड़ता है अपने पैसे लेने के लिए, बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरी चीज कि उस कपड़े के शोरूम को, हमको लगता है कि कपड़ा का शोरूम नुकसानदेह हो गया है, अब हमको इसमें काम नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं कि प्लाईवुड का काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि उस कपड़े को पूरा निकालेंगे औने पौने दाम पर, फिर से दुकान का रिनोवेशन फिर से कराएंगे, तब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा ना, तब कहीं जाकर के प्लाईवुड रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि हमने मालूम चलता है कि रेमंड का शेयर खरीद रखा है, ठीक है ना, और हमको लगता है कि हमको पैसे की जरूरत है, हमने रेमंड का शेयर बेच दिया। हमें किसी के पास तगादा नहीं करना है, 2 से 3 दिन का समय लगेगा, उसको सेबी और पूरा सिस्टम बीएससी काम करता है, आपका पैसा घूमते फिरते आपके अकाउंट में चला आएगा, तो तगादा नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज, और हमको लगता है कि अब हमको प्लाईवुड के शेयर में काम करना चाहिए, हमने क्या कि इधर रिमंड का शेयर बेचा,
एकदम जो भाव है उस भाव पे मिला, औने पौने दाम पे नहीं, जो भाव चल रहा हो। यदि 100 रुपये का हमने शेयर खरीदा, मान लीजिए 80 रुपये चल रहा है तो हमको 80 रुपये मिलेगा। यदि 200 रुपये चल रहा है तो 200 रुपये मिलेगा। वो एक अलग चीज है। हमने इधर बेचा, इधर बिका, 2 दिन के अंदर हमारे पास पैसा आया, दूसरे दिन हमने क्या किया कि सेंचुरी प्लाई का शेयर खरीद लिया, यानी झटके से हमने अपना बिजनेस बदल दिया। और कल को लगता है कि हमको अब प्लाईवुड का शेयर में काम नहीं करना चाहिए, अब हमको सीमेंट का बिजनेस करना चाहिए। हमने क्या किया, इस सेंचुरी प्लाईवुड का शेयर बेचा, इधर जाकर के अंबुजा सीमेंट का शेयर फेंक दिया। तो ये बिजनेस है। आप बिजनेस को खरीदते हैं, शेयर को नहीं खरीदते हैं। स्टॉक जो होता है, किसी भी बिजनेस का एक प्राइस होता है जो दिखाई देता है कि हम कितने में एक शेयर खरीद सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, नेस्ले का लगभग 16,000 रुपए का शेयर चलता है, 17,000 देखना पड़ेगा। और एचयूएल का 2200 रुपए का शेयर चलता है, आईटीसी का 200 रुपए का शेयर चलता है, बाटा का, जो बाटा जूते चप्पल बनाती है, वो 1000 रुपए का जरूर शेयर चलता है, रिलैक्सो का 1000 रुपए का शेयर चलता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो चल रहा है उसका 2000 का भाव चल रहा है, एयरटेल का 700-800 रुपए का भाव चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? ये सब वो है। अब इसी तरह से टाइटन का जो तनिष्क का शोरूम है, टाइटन की जो घड़ियां आती है, वो लगभग 1700-1800 रुपए का शेयर चल रहा है। जो आप शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, मन करता है कि पीटर इंग्लैंड वर्ग पहने हुए हैं, तो वो आदित्य बिरला फैशन चल रहे हैं, 200 रुपए का शेयर चल रहा है। ट्रेंट है, जिसमें ट्रेंट में आप जाइए तो वो कौन सा उसका वेस्ट साइड वगैरह कई तरह के उसके ब्रांड है, रेमंड। तो इस तरह से चलता है। तो आप स्टॉक में बिजनेस खरीदते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने उत्तर सही दे दिया है, आपको समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अगला प्रश्न पूछिए। देखिए, अब काफी कुछ चीजें तो क्लियर हो गई। एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न यही था म्यूचुअल फंड में एसआईपी को लेकर, जो कि आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, और मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर भी हूँ कि मैं अब मुझे एसआईपी अब ओपन करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम एसआईपी ओपन कर देते हैं, सब कुछ मेरा ओपन हो जाता है, तो मुझे डेली बेसिस पे उस पर कुछ काम करना पड़ेगा क्या? डेली बेसिस पे मुझे कुछ जाके नहीं। अच्छा, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको काम करने दीजिए। 2 चीजें होती हैं, पैसे के लिए काम करना और पैसा मेरे लिए काम करना, 2 चीजें होती है। स्टॉक मार्केट में पैसा मेरे लिए काम करता है, आप उसको छोड़ दीजिए। यदि म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड, वो हमने क्या किया है कि अपने 2% यानी 1000 रुपये यदि आप एसआईपी करते हैं तो 20 रुपया में लाखों करोड़ों का वेतन पाने वाले सीएस, जो सीएस का कोर्स करता है ना, उसको खरीदिए। वो हमारा पैसा देखभाल कर रहा है बहुत ज्यादा, उसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्यान देना है 6 महीने पे, 7 महीने पे, साल भर में देखना है कि हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम फंड कहीं घटिया तरह के तो फंड नहीं ले रखे हैं, क्योंकि उसमें भी भाई यहाँ पर हीरो भी मिलते हैं, गुरु कतवारू भी मिलते हैं। समझ रहे हैं कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमें अच्छे लोगों का साथ चाहिए, और अच्छे लोगों का साथ तभी होगा जब हम साल भर में, 1.5 साल में एक बार रिव्यू करते रहे कि हम किस तरह के फंड में। तो रिव्यू डेली देखने की जरूरत नहीं है, 5 महीने 6 महीने पे एक बार देखने की अच्छा अच्छा। और अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मामा जी की, एसआईपी मैंने ले लिया, मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको कैसे कहूँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किस कंपनी का या फिर किस पार्टी का, मतलब कहाँ पे अगर 1000 रुपए का एसआईपी लेना है तो कौन सा बेटर रहेगा? मतलब वो चाहे वो कंपनी हो। जैसे ग्रो में जाओगे ना, तो ग्रो ऐप कुछ फंड सजेस्ट कर रहा होगा, हर कोई अलग अलग ब्रोकर सजेस्ट करते हैं टॉप परफॉर्मेंस फंड को। आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि नहीं सेलेक्ट करते हैं, गूगल में जाइए, टॉप परफॉर्मिंग फंड को उठा लीजिए। यदि आपका वो भी नहीं दिमाग रहा, मनी कंट्रोल पे जाइए, मनी कंट्रोल की साइट पे टॉप परफॉर्मिंग फंड पड़े हुए हैं। तो कोई जो पिछले 4-5 सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उस फंड में, अभी आप चूंकि नए हैं, जब पुराने होंगे तो और ज्यादा नॉलेज होगा, तो अभी उसके चक्कर में मत पड़िए। आप हमसे इसी तरह से 10-12 बार बैठेंगे उठेंगे ना, इस तरह से, तो उसमें काफी चीजें जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। काफी चीजें मैं बहुत अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि यूट्यूब के तरह तरह के वीडियोस देख देख के ना, और ऐड स्किप कर करके मैं भी थक गया था। और बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं थक के सो जाता था, अरे छोड़ो। पिछले 1 महीने से प्लान कर रहा था, यहाँ तक कि एक बार मैंने ग्रो ऐप को डाउनलोड करके उसको वापस से इंस्टॉल कर दिया। बट रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे वापस से सजेस्ट किया, और 2-4 लोग हैं भी जो इसमें काम कर रहे हैं, महीना 2 महीना उन्हें हुआ है।
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और मुझे भी चाहिए कि अपने फ्यूचर प्लान के लिए ये 20-25 हजार की कमाई से ऐसा कुछ होने वाला नहीं जब तक कि हम इन्वेस्ट करें ना। अगर हम पैसा अर्न कर रहे हैं तो पैसे को सेविंग से ज्यादा महत्व हमें इन्वेस्टमेंट में देना चाहिए। पैसा कहता है कि आज हाँ हमें बचा लो, आपका कल में बचा लो। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा ऐसे ही रखा का रखा रह जाएगा, और अगर ये कहीं किसी काम में आ जाए, कहीं किसी इन्वेस्ट में अगर मैं डाल दूं, तो आने वाले कुछ टाइम पे ये मुझे काफी अच्छा रिटर्न्स देके जाएगा। पहली चीज तो ये कि तो जान लीजिए कि समय जो होता है ना, समय गुजर रहा है सामने से। यदि आप देखोगे ना, हाँ तो आपकी शादी हुए हाँ, 3-4 साल हो गया, बिल्कुल हाँ। वो पलक झपकते समय निकल रहा है सामने से। अभी हमको लगता है कि निकल यार रहा मेरी है। बेटी अभी तो 2 साल की है, अभी 22 साल की होगी तब हम शादी की तैयारी करेंगे। नहीं, आज आपको आज ही देखना है। वो देखते देखते वो बिटिया 20 साल की हो जाएगी, आप तैयारी हाथ मलते रह जाओगे। सही बात तो आज और अभी कुछ चीजें जो होती है ना, है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सही आज बात है। से और अभी से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करिए। हम तो पता नहीं कितने लोगों को सही रास्ता दिखाते रहते हैं। अक्सर करके हाँ हाँ हाँ। आए दिन रात में इस तरह से बातचीत होती रहती है। कल भी बातचीत हुई, नहीं, पिछली बार भी बात। एक्चुअली आपके इस बातचीत के एक्सपीरियंस पे मे भी हो सकता है मैं उन दोस्तों को भी ऐड करूं, क्योंकि बिल्कुल वो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उन्होंने बोला कि अगर आपके मामा जी है, मैंने आपके यहाँ तक की प्रोफाइल भी शेयर की उन्हें कि देखो ये मेरे मामा जी हैं, आप चाहो तो ऐड कर लो। हाँ, अदरवाइज मैं इनसे अगर आज बात करूंगा तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करूंगा कि आप सबको भी ऐड करो इस मीटिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, और आपके जो भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे क्लियर कर लेना। मुझे बहुत अच्छा फिलहाल लगेगा। तो ये था कि तो ऐसे ही तो है। काफी। मेरा अपना हाँ मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट के बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें कुछ हाँ नुकसान हाँ नहीं है, लेकिन बड़े हाँ लाभ से हम वंचित हैं। बहुत बड़े लाभ से हम वंचित हाँ। नहीं, एक्चुअली मामा जी, मैंने देखा भी अमेरिका जैसे कंट्रीज में लोग 50% डिपेंडेड हैं इन्वेस्ट मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में, या फिर आप ये कह लीजिए शेयर मार्केट में। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, लेकिन इंडिया में हैं। मात्र सिर्फ 3। 5% लोग ही, शायद 3 या 5% लोग ही इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा मामा जी, एक लास्ट क्वेश्चन, अब ये सब चल रहा है तो एक लास्ट क्वेश्चन, ये निफ्टी होता है, मैंने इसके बारे में सिर्फ इतना ही सुना है कि इसमें हमारे देश की या चाहे जो भी कह लीजिए टॉप 15 कंपनियां होती हैं। 15 नहीं, 50। 50, हाँ सॉरी, 50 कंपनियां होती हैं। हाँ, तो ये निफ्टी क्या है, ये किस टाइप से काम करता है, और इसको मतलब ये कैसे निर्धारित किया जाता है कि हाँ ये टॉप जो है 50 कंपनियां हैं बहुत वगैरह। हाँ बहुत बढ़िया और गूढ़ प्रश्न। इस प्रश्न पे बहुत हाँ कम लोग ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग पूछते हैं। और हाँ पूछा भी जाता है तो कोई जवाब देने वाला नहीं। आप 100 लोगों में से पूछोगे ना, तो 100 लोगों में से मुश्किल से 2-4 लोग बता पाएंगे निफ्टी है क्या। है क्या। हाँ सबसे बड़ी चीज कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये इंडेक्स है, सूचकांक है। इसको हाँ सूचकांक मतलब सूचक अंक है। ये पूरे मार्केट को लीड करता है। लीड करने से आशय होता है कि जैसे ये दिखाता है कि तेजी है कि मंदी। जैसे हम बात करते हैं, आप मैथ कहाँ तक पढ़े हैं? मेरी में 12th तक है। 12 तक। हम्म, सांख्यिकी पढ़ा है? सांख्यिकी यहाँ पढ़ा है। सांख्यिकी पढ़ा है। तो सांख्यिकी में पढ़ाए होंगे कि वो मीन मीडियम मोड पढ़ा है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, हाँ हाँ मानक हाँ विचलन हाँ, पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हाँ समांतर माध्य क्या होता है कि औसत होता है किसी भी चीज का। हाँ हाँ। उसी में जब पढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें एक इंडेक्स आता है। इंडेक्स एक चैप्टर है। इंडेक्स चैप्टर हम्म, को पढ़िएगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप समझिएगा। क्यों? मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं, आपने कपड़े का दुकान खोला, और हम्म, आपने उसमें, हम कुछ लिखते चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपने दुकान खोला है, ठीक है ना? उस दुकान में आपने 5 प्रोडक्ट रखे। एक टी शर्ट रखा है, ठीक है ना? हम्म, पैंट रखा है। हम्म, तीसरा हम्म, शर्ट रखा है। चौथा लोअर रखा है। और पांचवा स्वेटर रखा है। हम्म, आपने ये रखा है, ठीक है ना? हम्म, अब क्या करिए, देखते हम्म, हैं। टी शर्ट जो है मानते थे 100 रुपए का भाव है। हम्म, पैंट जो है 200 रुपए का भाव है। हम्म, शर्ट 300 रुपए का भाव है। लोअर 150 रुपए का भाव है। हम्म,
और स्वेटर 200 रुपए का भाव है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। यह आज का भाव है 2021 का। अभी देखो टोटल, अब आपके दुकान का मूल्य डिसाइड कर ले, तो सबको जोड़ दे, 100, 200, 300, 300, 600, 750, 750, 950। आज के डेट में आपकी दुकान की जो मूल्य हो गई 950 रुपए हो गया। 950 रुपए। हाँ ठीक है। अब हम 2022 ले लेते हैं। अब ये जो टी शर्ट 100 रुपए का था, वो चलिए मान लेता है 120 रुपए का हो गया। जो पैंट 200 रुपए का था, वो मान चलता है कि 180 रुपए का हो गया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल। हाँ। शर्ट जो 300 रुपए का था, मान चलता है कि 350 रुपए का हो गया, क्योंकि घटे बढ़े। लोअर जो है 150 रुपए का था, वो 120 रुपए का हो गया। जो स्वेटर 200 रुपए का था, वो 150 रुपए का हो गया। मैं छोटी सी एग्जाम्पल। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी दुकान की टोटल वैल्यू कितनी घटी कितनी बढ़ी, तो हम क्या करते हैं, टोटल का हम ऐड कर देते हैं। 120, 120, 180, 300, 300, 350, 650, 650, 120, 770, 770, 150, 920। यानी पिछले साल आपकी दुकान की वैल्यू 950 रुपया थी 2021 में, 2022 में 920 रुपया हो गया। यानी ओवरऑल आपको 30 रुपए का घटा होगा। हाँ। तो ये, इसको हम इंडेक्स कहेंगे। ये जो 950 रुपया, जो 920 रुपया हुआ, ये इंडेक्स हो गया, ये निफ्टी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें आते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, और थोड़ा सा इस पर क्लिष्ट करेंगे, कि जो टी शर्ट रखे हुए, मान चलते हैं कि टी शर्ट 5 रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने एक एक का प्राइस देखा, अब उसमें मात्रा भी तो होगा। टी शर्ट 5 रखे हुए हैं, पैंट हमने 4 रख रखा है, शर्ट हमने 10 रख रखा है, फिर लोअर हमने 20 रख रखा है, स्वेटर मान चलता है कि 2 रख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्राइस और मात्रा की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर अगले साल का जोड़ेंगे, फिर उसमें भाग करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो आपका सही तरीके से फिगर निकल करके आएगा। बिल्कुल। हाँ। तो वो जो फिगर निकल करके आएगा, जो एक साल का निकल करके आएगा, यानी टी शर्ट की संख्या और टी शर्ट का गुणनफल, पैंट कीमत और उसकी संख्या का गुणनफल, इसका योग, तो वो इस साल का निफ्टी निकल के आएगा। और जब अगले साल कीमत बढ़ेगा तो उसका योग करेंगे तो अगले दिन का निफ्टी निकल के आएगा। ये इंडेक्स निकल करके आएगा। अब हम बात करते हैं, तो अपने मार्केट में 2 है, एक बीएससी है, दूसरा एनएससी है। एनएससी है। बीएससी में जो सबसे पहला सूचकांक मिलता है वो सेंसेक्स मिलता है, और जो एनएससी में जो पहला सूचकांक होता है वो निफ्टी होता है। सेंसेक्स में जो है 50 कंपनियां आती हैं, सॉरी 30 कंपनियां आती हैं, और निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं। यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां होती है वो सेंसेक्स में आती है, और जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती है वो निफ्टी में आती है। तो अब इस निफ्टी का, अब तो इंडेक्स क्लियर हो गया ना, कि उस इंडेक्स में 50 जो शेयर पड़े हुए हैं, 50 शेयर का भाव, उनके शेयरों की संख्या, दोनों का गुणनफल, योग, तो वो जो योग निकल के रहेगा वो निफ्टी आज का है। कल जो होगा, कल का भाव बदलेगा, फिर उसका गुणनफल, फिर उसका योग, उसका कल का निफ्टी। हाँ, सेम चीजें रिपीट हो जाएगी। हाँ, क्लियर हो गया। इसी तरह से और भी इंडेक्स हैं। सेंसेक्स के बाद बीएससी 200 है, यानी बीएससी उसमें 200 शेयर है। बीएससी 100 है, उसमें बीएससी में 100 शेयर है। एनएससी की बात करेंगे तो एनएससी में निफ्टी के बाद निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी आता है, उसमें भी 50 शेयर होते हैं। एनएससी 100 आता है, निफ्टी 100 सॉरी, उसमें 100 शेयर आते हैं। निफ्टी 500 आता है, उसमें 500 शेयर होते हैं। तो इस तरीके से ये शेयरों की संख्या डिसाइड होती है। नए लोगों के लिए आसान होता है, सबसे सही तरीका होता है वो सेंसेक्स या निफ्टी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो देश की बड़ी कंपनियां हैं,
लगातार ग्रो हो रही कंपनियां, इस पर रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाती है और रिस्क भी बढ़ता जाता है। रिस्क समझ रहे हैं ना कि पैसा हाँ हाँ वोलाटिलिटी जो घटने बढ़ने का, घटने बढ़ने का है। तो हमें एक सामान्य व्यक्ति को लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो नए लोग हैं उनको तो एकदम से निफ्टी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 50 कंपनियां हैं, 50 में से 15-16 कंपनियां सिलेक्ट करें इन कंपनियों के स्टॉक और उन 15-16 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट एक बार ना करें, बार बार करें। एक छोटा सा बजट निर्धारित कर ले, जैसे मैं सबको बताता हूँ 5,000 रुपये निर्धारित कर लिया, 5,000 रुपया, 500 चाहे 2,000, जितना भी पैसा बजट, लेकिन बजट डिसाइड करो, चाहे 500 रुपये हो चाहे 5,000 हो। हमने जैसे 5,000 रुपया डिसाइड किया, 5,000 रुपया हर महीने हम बचा रहे हैं, 5,000 रुपया गए डाले और हमने रिलायंस इंडस्ट्री का इस महीने शेयर ले लिया। 2 शेयर 2.5 शेयर आ गए, 2 शेयर आएगा, 1,000 रुपये बच जाएगा। तो 1,000 रुपये बच गए तो आईटीसी के 5 शेयर ले लेंगे 1,000 रुपये का। अगले महीने फिर हम 5,000 रुपये लेकर के गए, इस महीने क्या करेंगे कि HCL का 5 शेयर लेंगे। 1,000 रुपये का शेयर है, लगभग 5 रुपये 5,000 5 अगले महीने फिर मालूम चलता है कि मेरे पास 5,000 रुपये हुआ, 5,000 रुपये डाले, इस बार हमने L&T का शेयर ले लिया। 15 शेयर हम चुनेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, फिर कोई पैसा डालेगा, कोई दूसरा शेयर ले लेंगे। अब 14वें 15वें बाद फिर रोटेट होना शुरू होगा। क्लियर होगा ना? हाँ क्लियर है। 14वें या चलो 10 शेयर लेते हैं, 10 शेयर जो होगा 10वें महीने वो रोटेट होगा, या 12 शेयर चुन लेते हैं, हर महीना एक शेयर। हमने जुलाई में शुरू किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। अगला जब जुलाई आएगा तो जो इस जुलाई को हम खरीदे हुए हैं शेयर, इसका नंबर आएगा। उस क्लियर में क्या करना चाह रहा हूँ? तो वहां पर पैसा डालेंगे, तो इस तरह से हम करते रहेंगे। तो ओवरऑल यदि डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में 25-26% का CAGR मिलता है, और यदि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 14-15% का मिलता है। उसके पीछे कारण होते हैं, कई कारण होते हैं, वो बाद में समझ में आएगा। ये होता है। मैं समझता हूँ कि काफी चीजें मैंने क्लियर कर दिया होगा और आप छोटे मोटे मास्टर हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चीजें क्लियर हो गई, बहुत चीजें क्लियर हो गई। जो मेरे डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और अब मैं देखता हूँ, मैं आज रात तक या जैसे भी हो कल सुबह तक मैं करता हूँ। बाकी जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं बिल्कुल आपको याद करूंगा, कांटेक्ट करूंगा और आपसे ही डिस्कस करके वो चीजों को सॉर्ट आउट करवाऊंगा। ऐसे ही जूम बुलाऊंगा, जूम पर बैठक करूंगा, मीटिंग करूंगा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, शुभ ओके रात्रि, मामा जी। फिर मिलते हैं ओके ऐसे ही किसी जूम पर। बिल्कुल मामा जी, बिल्कुल। ओके, बाय। ओके गुड।